आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज क्या सीखेंगे हम लोग, तो नो डाउट वी लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि क्या ये मतलब समझ में क्या ये पढ़ना जरूरी है, तो भाई ऑफ कोर्स ये जरूरी है। क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि इसके बिना तो आप क्वेश्चन बनाएंगे नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? इसके बनने के लिए तो बन जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और मतलब नहीं भी बन सकता है। जीरो तो टोटल 8 प्रॉपर्टीज हैं। बस ये 8 प्रॉपर्टीज आप पढ़ लीजिए, आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन आपके मुट्ठी में ऐसे आ जाएगा। समझ गए? तो ये काफ़ी आसानी से बन जाएगा। एक ही एक्सरसाइज है भी। एक चीज़ आप और समझ लीजिए, आज यदि डेफिनेट इंटीग्रेशन आप सीख लिए तो वही चीज़ आपको डेफिनेट एरिया अंडर कर्व में भी आपको काम आने वाला है, और फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ भी काम आने वाला है, बाकी के 2 चैप्टर में भी आपको काम आने वाला है। तो आप जय हिंद फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीके साहनी मैथमेटिक्स एकेडमी और मैं हूँ आपका दोस्त डीके साहनी, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका प्रॉपर्टीज, इसको डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में 2 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टीज होता है जिसके बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है। डेफिनेट इंटीग्रेशन जो पढ़े हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी क्या क्या वो सारे प्रॉपर्टीज हैं और वो प्रॉपर्टी आया कहाँ से, उसके क्या प्रूफ है, पहले प्रूफ वगैरह समझेंगे और फिर हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में अभी का जो टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। एक बात आप समझ लीजिए, अभी तक जो इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ा था, आप इनडेफिनेट इंटीग्रल भी पढ़े हैं और डेफिनेट इंटीग्रल का भी 2 लेक्चर आपने देखा है। डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन क्या है कि आप सीधा इंटीग्रेट करिए जैसे आप इनडेफिनेट में करते थे अभी तक, इंटीग्रेट करके जो लिमिट रहता था उसको पुट कर देते थे, आंसर आ जाता था। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हमारे पास होंगे जिसको जो पुराने मेथड थे उस मेथड से बनाएंगे तो बनेगा या नहीं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होगा जो नहीं भी बन सकता है। तो वैसे केस में हम लोग प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे और वो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। समझिएगा, कुछ क्वेश्चन आपको एक प्रॉपर्टी से बनेगा, किसी क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी लगेगा, किसी में 2 प्रॉपर्टी लगेगा, किसी में मोर देन 1 लगेगा, 2, 3, 4 भी लग सकता है ना। तो ये डिपेंड करता है कि क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन का लेवल होगा उस हिसाब से प्रॉपर्टीज लगेगा। ध्यान में ये रखना है कि आपको जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको सारे प्रॉपर्टी एक बार पहले समझ लेना है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, और फिर जब आप क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो सारे पे मतलब आपको ये मिलेगा। यदि आप बुक्स की बात करेंगे, आप सीबीएसई का बुक एनसीईआरटी यदि देखेंगे तो उसमें एक ही एक्सरसाइज में सारे प्रॉपर्टी मिला करके दे दिया है, तो वो थोड़ा बच्चे को जो लर्नर बिगनर होते हैं उनको इनकन्वीनियंट होता है, बट बोर्ड के लिए तो वही है, तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन आप दूसरा टेक्स्ट बुक कोई भी मार्केट में आप ले लीजिए, उसको यदि आप देखेंगे तो उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ से आप सीख सकते हैं। मतलब टॉपिक वाइज वहाँ रहता है कि इस प्रॉपर्टी पर इतने, इस प्रॉपर्टी पर ये क्वेश्चन, इस प्रॉपर्टी पर ये क्वेश्चन। तो ये बाकी के जो बुक होगा, चाहे आर.डी. शर्मा सर का ले लीजिए, आर.एस. अग्रवाल सर का ले लीजिए, या और भी टुगेदर विथ है वगैरह वगैरह जो भी है, तो वो बुक आप फॉलो कर सकते हैं। मार्केट में जो भी टेक्स्ट बुक है आप उसको फॉलो कर सकते हैं बेहतर प्रैक्टिस के लिए। अभी हम जो आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करेंगे, पहले तो प्रूफ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का जो प्रॉपर्टीज है उसका पहले प्रॉपर्टी बताएंगे, फिर उसका प्रूफ डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इसको देखते हैं कि क्या क्या वो है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज क्या सीखेंगे हम लोग, तो नो डाउट वी लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि क्या ये मतलब समझ में क्या ये पढ़ना जरूरी है, तो भाई ऑफ कोर्स ये जरूरी है। क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि इसके बिना तो आप क्वेश्चन बनाएंगे नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? इसके बनने के लिए तो बन जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और मतलब नहीं भी बन सकता है पुराने मेथड से, अभी तक जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है उस मेथड से। लेकिन ये यदि ये प्रॉपर्टी आप लगाते हैं तो काफ़ी आसानी से बन जाएगा। तो वही बोला जा रहा है कि क्या ये पढ़ना जरूरी है, तो भाई ऑफ कोर्स जरूरी है, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। पूछ कौन रहे हैं? ये भाई साहब पूछ रहे हैं, है ना। एनीवे, तो यदि ज़रूरी है तो फिर देर किस बात की, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट
टॉपिक पर आगे जाते हैं। यह आप लोग मैंने पहले भी बताया था, इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य गणित के प्रति लोगों को मतलब जागरूक करना है। जो बच्चे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखता हो, जो मैथ सीखना चाह रहे हैं, जिनका बेसिक भी क्लियर नहीं है, वो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और इस लेक्चर के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, मैथमेटिक्स में एक्सेलेंट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई। दूसरी बात, मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि मार्केट में एक तरह का नहीं, कई तरह के बुक होते हैं। कुछ लोग आपको एक बोलेंगे ये बुक बना लीजिए, कुछ ये बना लीजिए, कुछ ये बना लीजिए, सबका अपना अपना होता है। मैं ये चाहता हूँ कि आपको जो पसंद आएगा हम वो बुक आपको मतलब कवर करने की कोशिश करेंगे और मतलब ऑलमोस्ट मैक्सिमम बुक हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर भाई फटाफट आगे बढ़िए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्यों यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, है कि नहीं। खैर एनीवे, ये चैप्टर है हम लोग का डेफिनेट इंटीग्रेशन, और इसका जो टॉपिक है ये कुछ इस तरह से है कि इंट्रोडक्शन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, और जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था और आपको मिलाए भी थे ग्रेट मैथमेटिशियन से। सेकेंड लेक्चर में, और फिर उसी लेक्चर में हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस देखा था, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ तक की बातें हो चुकी थी। और आज की जो बातें होगी वो सब्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से। आइए इसमें देखते हैं कि क्या क्या वो प्रॉपर्टीज हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज हैं और इसी को पढ़ना है। यदि आप एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरा टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे तो इससे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब प्रॉपर्टीज आपको दिखेंगे। क्योंकि हम अभी एनसीईआरटी का बुक लिए हैं जो बच्चे 2024 से 25 सेशन में है, 2024 टू 25 सेशन का है, और जिनको 2025 में बोर्ड देना है तो उनको ये बुक पढ़ना है एनसीईआरटी। तो इस पर्पज़ से ये मॉड्यूल, ये लेक्चर हम प्रिपेयर किए हैं। अब देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी के बुक में आपको इतने प्रॉपर्टीज मिलेंगे, तो टोटल यहाँ पर आपको दिखाई देगा तो P1 से लेकर के P7 और ये भी तो काउंट करेंगे P0, तो टोटल 8 प्रॉपर्टीज हैं। बस ये 8 प्रॉपर्टीज आप पढ़ लीजिए, आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन आपके मुट्ठी में ऐसे आ जाएगा। समझ गए? तो ये काफ़ी आसानी से बन जाएगा। एक ही एक्सरसाइज है भी। एक चीज़ आप और समझ लीजिए, आज यदि डेफिनेट इंटीग्रेशन आप सीख लिए तो वही चीज़ आपको डेफिनेट एरिया अंडर कर्व में भी आपको काम आने वाला है, और फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ भी काम आने वाला है, बाकी के 2 चैप्टर में भी आपको काम आने वाला है। तो आप जब भी कोई चैप्टर पढ़िए तो आप बेहतर तरीके से पढ़िए, मेरा यही रिक्वेस्ट है आपसे। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि ये क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अब आप समझते हैं कि भाई यहाँ पर क्या प्रॉपर्टीज, ये क्या कहना चाह रहा है। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है ये प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टीज आप देखेंगे 0 नंबर प्रॉपर्टी, क्या लिखा हुआ है, fx dx, और ये दिया हुआ है a to b ft dt। चलिए हम इसको आगे अगले पेज पर, यस यहाँ पर हम उसको लिए हैं, इसको समझाते हैं। पहले हम समझाएंगे फिर इसको हम प्रूव भी करेंगे। पहला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है P0 कि इस प्रॉपर्टी को ज़रा समझिए। आपके पास कोई फंक्शन है, उसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं a to b। भैया इसको समझिएगा, इस प्रॉपर्टी का नाम है चेंज ऑफ वेरिएबल। इस प्रॉपर्टी का नाम है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, और इसका नाम है चेंज ऑफ वेरिएबल। चेंज ऑफ वेरिएबल ये क्या कहना चाह रहा है भाई? ये कहना चाह रहा है कि देखिए कोई भी फंक्शन हो और इसका इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं अभी x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आप इसके बदले आप चाहे तो वेरिएबल कुछ भी रख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ y रख लीजिए, एफ वाई डी वाई, तो यहाँ डी वाई लिखना पड़ेगा। लिमिट यदि आपका वही है, लिमिट इज सेम, फंक्शन इज सेम, ओनली द वेरिएबल इज डिफरेंट। फंक्शन सेम, लिमिट सेम, वेरिएबल डिफरेंट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वेरिएबल के चेंज होने से इसका जो आंसर आने वाला है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा ये भी हम आपको दिखाएंगे। अभी y के रिस्पेक्ट में हो सकता है आप z के रिस्पेक्ट में लिख लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, dz लिखना पड़ेगा। a to b लिमिट वही है, यहाँ पर लिखा हुआ है t के रिस्पेक्ट में। ये बोल रहा है कि यदि हम t लिख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ dt लिखना पड़ेगा a to b। भाई यहाँ fx dx हो, लिमिट वही है, तो वेरिएबल आपका कुछ भी हो चलेगा। आप एक एग्जांपल से ज़रा समझिए। मान लीजिए हमसे कोई पूछे कि sin x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, sin x का इंटीग्रेशन हमसे पूछे कि 0 से π/2 क्या होगा। sin x का इंटीग्रेशन पूछे या हमसे पूछे कि 0 से π/2 sin x, x के जगह यहाँ पर sin y लिख देगा
तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके जगह यदि 0 से π/2 रहे और साइन वाई की जगह साइन जेड कर दे, है साइन, फंक्शन तो साइन का है, केवल वेरिएबल चेंज हो रहा है। यहाँ एक्स था तो यहाँ डी एक्स वाई है, यहाँ जेड है, लिमिट वही है, आंसर वही होने वाला है। तो यही कह रहा है कि यदि आपका वेरिएबल चेंज हो भी गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये था आपका चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी। अब जरा एक चीज़ इसको इसका आप समझ लीजिए कि ये क्या हो रहा है। देखिए जैसे आई बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ, ऐसा क्यों हुआ ये जरा समझ लीजिए। आई बराबर क्या हुआ, हमारे पास दिया हुआ है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। मान लेते हैं कि लेट मैंने ये मान लिया कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन, हमने ये माना एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो है जी एक्स, और यहाँ सी लिखिए या नहीं लिखिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। डेफिनेट इंटीग्रल में रखेंगे तो सी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ये बस बोले कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है। अब समझिएगा इसको क्या है, एल एच एस मेरे पास जो लिखा हुआ है वो ए से बी एफ, और यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ था। मैंने क्या बोला, एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है जी एक्स, तो हम यहाँ पर जी एक्स लिखे, सी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले ही बता चुके हैं आपको। और ए से बी, अब ज़रा समझिए, लिमिट इसमें पुट करेंगे, जो इंटीग्रेशन आ चुका है, अब लोअर और अपर लिमिट उसमें पुट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आंसर आपको मिलने वाला है जी बी माइनस जी ए हो गया। आर एच एस को ज़रा गौर से देखिए, आर एच एस को ज़रा गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एफ टी डी टी, एफ टी बोला कि टी का हो गया, तब क्या होने वाला भाई, ए टू बी। समझिएगा यदि एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है तो यहाँ टी में आ गया तो क्या हो जाएगा जी टी। जैसे आपसे पूछे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस वाई, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, साइन वाई पूछेंगे तो माइनस कॉस वाई, साइन जेड पूछेंगे तो माइनस कॉस जेड, साइन टी पूछेंगे तो माइनस कॉस टी, मतलब साइन का कॉस होगा। जो वेरिएबल है वेरिएबल का नाम रख दीजिए, तो वहाँ वेरिएबल, यहाँ एक्स था तो एक्स रखें, यहाँ टी है तो टी रखेंगे जी टी, और जो लिमिट दिया हुआ है ए से बी, तो ये लिमिट हो गया। अब ये बी जाएगा तो बी कहाँ जाएगा, तो जहाँ वेरिएबल था वहीं जाएगा, वहाँ एक्स था तो एक्स के जगह गया है, अब ये टी है तो टी के जगह जाएगा, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा है, ये बन जाएगा जी बी माइनस जी ए। ज़रा ध्यान से देखिए इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, क्या ये दोनों सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है भाई। ये जो वेरिएबल है वो रास्ते से तो गायब हो जा रहा है ना, रास्ते से वो हट जा रहा है, बीच में ही वो गायब हो जा रहा है, क्योंकि वो वेरिएबल के जगह क्या आ जा रहा है, लिमिट। तो आपको जो फाइनल आंसर आने वाला है वो तो लिमिट रखने के बाद, तो इसीलिए वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एक्स था तो एक्स के जगह रखा गया लिमिट, यहाँ वाई रहता तो वाई के जगह, टी है तो टी के जगह, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं, सो हम बोल सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस पी जीरो, मतलब ये जो पहला प्रॉपर्टी था ये मैंने प्रूफ कर दिया और काफ़ी आसानी से प्रूफ कर दिया। एक चीज़ समझ लीजिए, आपको एग्जाम हॉल में एग्जामिनेशन में ये प्रूफ नहीं पूछेगा, ये आप समझ लीजिए, इसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। समझ में ऐसा नहीं है कि मतलब इसको रटना पड़ेगा, लेकिन समझ लेना मेरे ख्याल से ये ज़रूरी था, समझ लीजिए कि कैसे हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी जो जीरोथ नंबर प्रॉपर्टी है, तो ये मैंने प्रूफ किया। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, ज़रा देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी नंबर 1 जिसको बोला गया है, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है भाई, ये क्या कहना चाह रहा है, ये बोल रहा है, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ लिमिट चेंज करने वाला प्रॉपर्टी। भाई लिमिट चेंज करने का मतलब क्या है, ये बोल रहे हैं कि यदि आपके पास ए से बी है, किसी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आप चाहे तो जो लोअर और अपर है उसको चेंज कर सकते हैं, उसका प्लेस चेंज कर सकते हैं। ये हो जाएगा, आप चाहे तो बी से ये लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स, ये काम कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा, यहाँ ये निगेटिव में आ जाएगा, तो बस ये काम है। तो इसका ये आंसर होता। अब ये आया कहाँ से, ये ज़रा देख लीजिए, इसको समझ लेते हैं। समझिएगा, ये एल एच एस क्या लिखा हुआ है आपको, ए से बी लिखा हुआ है, एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। हम ये मान लेते हैं कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन कुछ होगा, मान लेते हैं जी एक्स, लेट इट इज जी एक्स, तो जी एक्स इसका इंटीग्रेशन, और जो लिमिट है वो मैंने लिख दिया। अब समझिए ज़रा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा जी बी माइनस जी ए, ये आ गया। दूसरी बात, आर एच एस ज़रा देखिए क्या लिखा हुआ है, आर एच एस माइनस बी टू ए लिखा हुआ है, एफ एक्स एंड दिस इज डी एक्स। मैंने ये एज्यूम किया है कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है,
तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस एफ एक्स का इंटीग्रेशन मैंने जी एक्स लिखा, और जो लिमिट दिया हुआ है वो मैंने यहाँ दिया हुआ है बी टू ए, तो बी टू ए लिखेंगे। अपर लिमिट यहाँ रखेंगे तो अपर लिमिट जी ए एंड दिस इज माइनस जी बी। इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये भाई साहब जी बी वाला होगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस जी ए। भाई साहब इसको और इसको ज़रा ध्यान से देखिए, क्या दोनों सेम है कि नहीं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस दिस प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड। सो हम बोल सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। समझ में आ रहा है तो आप बोलिए, मतलब आप कमेंट कर सकते हैं कि यस। तो ये आपको मतलब दो प्रॉपर्टी मैंने अभी प्रूफ किया। चलिए हम आप लोग को नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे ले चलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए P2, ये क्या बोल रहा है, ये P2 जो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है ये बहुत ही काम का है, और हम इस पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख भी देते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, ये सारे यहाँ पर जितना लिखा हुआ है एक्चुअली ये सारे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये है क्या, इससे क्वेश्चन आपको फिक्स है बोर्ड में, एक क्वेश्चन तो फिक्स है, एक या दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, आएगा ही आएगा, इस बात की गारंटी है। कहीं पर लिख करके रख लीजिए, नहीं आएगा तो हमको कमेंट करिएगा उस दिन बाद में, नहीं आएगा तब, लेकिन आएगा। आपको वो नौबत नहीं आएगा कि हमको कमेंट करना पड़े। देखिए यहाँ पर सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है ये ज़रा समझते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी बोल रहा है कि यदि ए से बी है और किसी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, भाई किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं ए से बी में, आप समझिए बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं कि जैसे कोई लिमिट ले जाते हैं, बीच में कुछ ऐसे पॉइंट होता है जहाँ पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। जिस फंक्शन का इंटीग्रेट कर रहे हैं, चूँकि इंटीग्रेशन क्या है, दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब एंटी डेरिवेटिव आप बोल सकते हैं। फंक्शन इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, तो एंटी डेरिवेटिव हुआ। अब समझिए जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप ए से बी जैसे आपको जाना है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मान लीजिए इसके बीच में एटलीस्ट वन पॉइंट, मान लीजिए ये सी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, जहाँ पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। नॉट डिफरेंशिएबल आप 12th क्लास में स्टार्टिंग में ही पढ़ लिए होंगे, जहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाई होती है कि फंक्शन, कोई फंक्शन कहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल होता है, या तो उस फंक्शन का वहाँ पर ग्राफ डिसकंटिन्यूस होना चाहिए, ब्रेक कर जाना चाहिए, टूट जाना चाहिए, या नहीं तो वहाँ पर उसका ग्राफ शार्प कॉर्नर होना चाहिए, इस तरह से ग्राफ आना चाहिए, जैसे मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन की बात करिएगा तो जैसे y इक्वल टू मॉड एक्स, मान लीजिए ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया, इसका यदि आप ग्राफ देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। अब मॉडुलस फंक्शन को यदि कोई कहेगा इंटीग्रेट करिए, -2 से 2 इंटीग्रेट करिए, कि भाई मॉडुलस फंक्शन दे दिया आपको, अब बोला जाए कि आप इसको इंटीग्रेट करिए -2 से 2, ठीक है। अब समझिए इसको आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, -2 से 2 में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो -2 से 2 के बीच में ये डिफरेंशिएबल भी तो होना चाहिए। क्या ये -2 से 2 के बीच में डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर? नहीं, कहाँ नहीं डिफरेंशिएबल है, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ शार्प कॉर्नर है, हियर इट इज, दिस पॉइंट इज शार्प कॉर्नर, यहाँ पर ये नुकीला पॉइंट है और यहाँ पर ये नॉट डिफरेंशिएबल है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए 0 पर, एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0 पर आप क्या निकालिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, फिर यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, दोनों आपका अलग अलग आएगा, मतलब हम तो पूरा तभी निकाल लेंगे। इसका ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का, y इक्वल टू -x का, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, तो dy/dx, सॉरी ये राइट हैंड डेरिवेटिव हुआ, तो ये इसका dy/dx ये आएगा 1 और इसका आ जाएगा -1। आप डरिए मत, अभी इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है, आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये LHD लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इधर का LHD आपको -1 आएगा और राइट हैंड डेरिवेटिव आपको 1 आएगा, दोनों अनइक्वल है, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा 0 पर। खैर आपको ये अभी जानना नहीं है कि कैसे नहीं है, बस हम ये बता रहे हैं, आप ये आइडिया रखिए कि हमको मॉडुलस x को बोला गया था कि इंटीग्रेट करिए -2 से 2 के बीच में, लेकिन इस लिमिट, ये जो इंटरवल ऑफ लिमिट है, उसमें एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर, किसी इंटरवल ऑफ लिमिट पे नॉट डिफरेंशिएबल है, तो उस पॉइंट पर लिमिट आपको ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब वहाँ पर, यहाँ पर यदि हमको इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया
तो हम पहले क्या करेंगे, -2 से 0 में इंटीग्रेट करेंगे, -2 से 0 में इंटीग्रेट करेंगे और फिर 0 से 2 में इंटीग्रेट करेंगे। अब इसके बाद कैसे इंटीग्रेट होगा तो ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। अभी हम जस्ट आपको एग्जांपल बताएं, समझिएगा। यही ये बोल रहा है कि प्रॉपर्टी नंबर 2 को समझिएगा कि ए से बी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन है, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन है, और ए और बी के बीच में, ए और बी, यहाँ पर ए है यहाँ बी है, मतलब ए से बी के बीच में सी एक ऐसा नंबर है, सी यहाँ पर एक ऐसा नंबर है जहाँ पर फंक्शन जो है, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। यदि वहाँ पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये ग्राफ, मतलब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब इसको आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसको भी इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। ये जो जहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल होता है उसको आप क्रिटिकल पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो ये बात हो गई है। अभी जैसे ए से बी के बीच में मैंने एक पॉइंट निकाला सी, मान लीजिए एक है, तब मान लीजिए 2 रहेगा सी एंड डी, तो ए से सी फिर सी से डी और फिर इस तरह से। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो हर एक इंटीजर पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है, उसका ग्राफ यदि आप देखेंगे तो हर एक इंटीजर पे ब्रेक कर जाता है। तो जैसे 0 से 4 कहेगा इंटीग्रेट करने के लिए, जैसे मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन पूछेगा 0 से 4 और तब कहेगा इंटीग्रेट करिए, तो इसका ग्राफ आपको याद होगा, शायद याद होगा, तब ये ऐसे जाता है 0 से 1, फिर यहाँ पर 1 से 2, फिर यहाँ से फिर आगे, मतलब ये इस तरह से ब्रेक कर करके इसका ग्राफ आता है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, आप समझ रहे हैं। यदि 0 से 4 का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसको 0 से 1 में पहले इंटीग्रेट करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन 1 से 2 में करेंगे, दिस इज 1 से 2 इंटीग्रल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर इसको 2 से 3 में करेंगे, 2 से 3 में करेंगे, फिर 3 से 4 में करेंगे, तब जाकर के कहीं इसका आएगा। और कैसे आएगा वो हम आपको बताएंगे। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि यदि ए से बी लिखा हुआ है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ए टू सी, सी टू बी। भाई ये फार्मूला केवल रटिए ही नहीं, बल्कि आपको ये भी तो समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग बस ये कहेंगे कि 1 से 3 में जाना है, इंटीग्रेट करना है, किसी फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप लिख लीजिए 1 से 2 लिख लेना है, फिर 2 से 3 लिख लीजिए। भाई ये बात तो ठीक है, लेकिन हमको ऐसा ज़रूरत क्यों पड़ा? यदि 1 से 3 में डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा तो हम 1 से 2 और 2 से 3 जाएंगे क्यों? तब तो डायरेक्ट एक ही बार में इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये तब लगाते हैं जब फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है, उस केस में ये काम करता है। और कहाँ होगा ये हम आपको बताएंगे क्वेश्चन में, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी आप ये समझिए, प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते जाइए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो एक क्वेश्चन में करीब 5-6 कॉन्सेप्ट लगेगा, तो उस समय फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिए। अब समझिए ये हुआ, मतलब क्या मतलब ये बात है, इसको हम प्रूफ कर देते हैं। ये तो समझा दिए एग्जाम्पल से, लेकिन प्रूफ एक्चुअली में कैसे करेंगे वो ज़रा समझिए। तो इसको हम आपको बता रहे हैं, दिस इज प्रूफ ऑफ सेकेंड P2, सेकेंड प्रॉपर्टी। ये सेकेंड है, एक्चुअली ये थर्ड प्रॉपर्टी है, क्योंकि P0, P1, P2, अब क्या करें, P2 है तो सेकेंड बोला जा रहा है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है एक्चुअली। तो ये P2 देखिए यहाँ पर A से B लिखा हुआ है, A से B एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको लिखने वाले हैं A से C लिखेंगे, एफ एक्स का इंटीग्रेशन लिखेंगे, फिर C से B लिखेंगे और फिर एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। और यहाँ पर आपको ये लिख देना है कि वेयर C बिलोंग्स टू A2 इन द लिमिट इन द इंटरवल ऑफ द लिमिट, इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। अब समझिएगा ये आया कहाँ से, ये जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर यदि बात किया जाए RHS, जरा RHS को देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यदि हमसे ये बोला जाए, सबसे पहले LHS देख लेते हैं। LHS दिया हुआ है A से B एफ एक्स एंड दिस इज dx, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन gx है। मान लीजिए सपोज लेट एफ एक्स का इंटीग्रेशन gx है, तो मैंने gx माना और ये हो गया मतलब सॉरी यहाँ dx नहीं होगा, यहाँ लिमिट A टू B। अब आप इसको लिख दीजिए GB एंड दिस इज GB माइनस GA, ये हो गया। अब RHS में आते हैं। RHS क्या है अपना? RHS है A टू C, दिस इज एफ एक्स dx and then C to B and then again fx and this is dx।
एफ एक्स का इंटीग्रेशन मैंने एज्यूम किया है कि जी एक्स है, तो मैंने जी एक्स रखा और जी एक्स लिखा। ये डी एक्स बार बार क्यों लिखा जा रहा है? दिस इज ए टू सी एंड अगेन दिस इज जी एक्स, और इसका लिमिट जो है सी टू बी है, तो ये मैंने रखा। अब ये लिमिट आप इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जी सी माइनस जी ए। यहाँ पर आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जी बी माइनस जी सी। ये जी सी एंड जी सी कटेगा, तो यहाँ पर हम लोग को मिलने वाला है जी बी माइनस जी ए। ज़रा ध्यान से देखिए, आपका एल एच एस क्या था? जी बी माइनस जी ए, और ये क्या है? आर एच एस क्या है? जी बी माइनस जी ए। तो क्या हम बोल सकते हैं कि नहीं? देयरफॉर वी कैन से दैट, सो हमारे पास क्या आया? एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। क्या आया कि नहीं भैया? तो ये प्रूव्ड हुआ कि नहीं? तो कितना आसानी से आप प्रूफ कर रहे हैं। हम दोबारा से बोल रहे हैं, 2-3 बार लगता है बोल दिए। क्या बोल दिए? कि ये प्रूफ आपको कभी नहीं पूछेगा, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हम आपको कह रहे हैं कि आप समझ लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, जो कि P3 लिखा हुआ है। ये क्या कहना चाह रहा है? ये तो मतलब मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ जो भी लिखा हुआ है P3, और बहुत सारे क्वेश्चन है। यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि यदि ए से बी आपके पास कोई फंक्शन है, समझिएगा, ए से बी कोई फंक्शन है, मतलब ए से बी में आप उसका लिमिट है, इंटीग्रेट करना है, तो क्या बोल रहा है? आप क्या करिए, ये जो एक्स देख रहे हैं, एक्स को आप रिप्लेस कर दीजिए। एक्स को रिप्लेस करना है। क्या रिप्लेस करना है भैया? तो एक्स के जगह आपको लिखना है ए प्लस बी माइनस एक्स। जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स रहेगा वहाँ पर अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, मतलब ए प्लस बी माइनस एक्स लिख दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा आपका पता है? एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, और फिर उसका इंटीग्रेशन लिख दीजिए ए से बी एंड दिस इज डी एक्स। अब ये ऐसा कैसे हुआ ये ज़रा समझते हैं, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग को हेल्प करेगा ये प्रॉपर्टी। अभी इसको प्रूफ करके हम दिखाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये ज़रा समझ लीजिए। तो इसका प्रूफ बहुत ही आसान है। हम आर एच एस से चलते हैं। आर एच एस में जो दिया है उसको लिख लेते हैं ए से बी मैंने लिखा, एंड दिस इज एफ ए प्लस बी माइनस एक्स एंड दिस इज डी एक्स। हम क्या किए हैं? ए प्लस बी माइनस एक्स को टी पुट कर दिए हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि लेट मतलब पुट ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए तो डिफरेंशिएशन इसका 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस डी एक्स एंड दिस इज डी टी, दिस इज डी एक्स एंड दिस इज माइनस डी टी। आ गया। अब चलिए यहाँ पर आर एच एस। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया था, इससे पहले वाले लेक्चर में आपको शायद याद होगा। जब भी आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं तो लिमिट को भी आप सब्स्टिट्यूट करके मतलब चेंज कर लीजिए। पहले ये x में था, वेरिएबल x है, तो ये x का वैल्यू दिया हुआ है। अब चूंकि मेरा वेरिएबल t में आ गया, तो अब जो लिमिट होगा वो t का होगा, तो t निकालेंगे तभी तो आप समझिए, जब x के जगह a होगा तो t का वैल्यू क्या होगा? तो t का वैल्यू इसमें रखना पड़ेगा, क्योंकि t का वैल्यू यही है। तो इसमें x के जगह a रखेंगे तो a प्लस बी माइनस ए, तो सोचिए क्या मिलेगा? b मिला। और यदि हम x के जगह b रखेंगे, मतलब अपर लिमिट रखेंगे, तो उस समय t में क्या हो जाएगा? तो t का हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, a प्लस बी माइनस बी, तो ये देगा a। कहने का मतलब जो t में होगा फंक्शन, उसमें लिमिट मेरा बन गया b टू a। तो देखिए क्या आर एच एस होने वाला है। सो आर एच एस हमारा हो गया, आर एच एस हो गया b टू a, ठीक है। और यहाँ देखिए f और ये पूरा को हमने t माना था, तो एफ टी, और dx का वैल्यू आया है, देखिए यहाँ पर क्या आया? माइनस डी टी। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं माइनस डी टी। ये बन जाएगा आपको माइनस बी टू ए एफ टी डी टी। भाई साहब, मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर कौन सा प्रॉपर्टी बताए थे? P1 अभी जस्ट मैंने बताया था। मतलब इस लिमिट को आप चेंज कर सकते हैं। तो यदि लिमिट को चेंज करेंगे तो माइनस लग जाएगा, तो एक माइनस तो पहले से है और फिर से माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, और ये लिमिट हो जाएगा ए से बी एफ टी डी टी। हो गया चेंज ऑफ लिमिट। दूसरा एक और प्रॉपर्टी, जो सबसे पहला प्रॉपर्टी P0 था, क्या था वो प्रॉपर्टी? तो चेंज ऑफ वेरिएबल। यदि एफ एक्स में है तो उसको वाई में लिख सकते हैं, जेड में लिख सकते हैं। अभी टी में लिखा हुआ है, तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या? एफ एक्स डी एक्स एंड दिस इज ए से बी, और ये क्या है? जरा गौर से देखिए क्या है। तो ये एल एच एस है। कहने का मतलब आर एच एस इक्वल टू एल एच एस। सो हम बोल सकते हैं कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस दिस प्रॉपर्टी इज प्रूव। तो ये भी प्रॉपर्टी हम आपको प्रूफ करके दिखा दिए।
हो गया। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर। नेक्स्ट अब देखिए ज़रा इस प्रॉपर्टी को समझिए। ये वाला प्रॉपर्टी सेम यही प्रॉपर्टी है। वहाँ क्या था, ए से बी, यहाँ क्या है 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो भाई वहाँ ए से बी था, तो ये दोनों को जोड़ करके क्या करते थे कि जहाँ पर x था वहाँ क्या करते थे a प्लस बी माइनस एक्स। तो यहाँ पर a के जगह कौन है, ये a हुआ और ये b हुआ, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस ए माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा a माइनस एक्स। कहने का मतलब ऊपर वाला ही प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स। इसका वैल्यू मिलने वाला है 0 to a और ये एफ एक्स के जगह a माइनस एक्स एंड दिस इज डी एक्स। तो ये भी एक मतलब पॉइंट हो गया। सो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि P4 इज पार्टिकुलर केस ऑफ P3। थर्ड प्रॉपर्टी का ये पार्टिकुलर केस हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग P5, मतलब प्रॉपर्टी 5 दिया हुआ है, जो कि 6th नंबर एक्चुअली प्रॉपर्टी होगा क्योंकि 0 से चल रहा है। बड़ा कंफ्यूजन है 5 P5 बोलना पड़ रहा है 6 प्रॉपर्टी, या आप वो नहीं सुने होंगे तो आप सोचिएगा कि हम 6th प्रॉपर्टी क्यों बोल रहे हैं। खैर P5 प्रॉपर्टी, ये देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें थोड़ा सा मतलब टेक्निकल बात है, यहाँ पर ज़रा समझिए। P5 एक बार में जल्दी समझ में नहीं आता है, समझिएगा क्या बोल रहा है। 0 से 2a आपको इंटीग्रेट करना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 0 से a 2a जाना। देखिएगा 0 से 2a, यहाँ मतलब 0 है, यहाँ मान लीजिए 2 है, 0 से 2a, तो आपको ये दोनों के बीच में नंबर आएगा a, तो आप 0 से a जाइए और एफ एक्स लिखिए। और दूसरा क्या करिए, 0 से a जाइए, 0 से फिर से a, 0 से 2a जाना था तो 0 से a और a से 2a नहीं गए हैं, फिर 0 से a और यहाँ पर लिखना पड़ेगा f2a माइनस एक्स एंड दिस इज डी एक्स। मेरी बात समझ में आ रही है। 0 से 2a रहेगा तो 0 से a, ये भी 0 से a, यहाँ एफ एक्स होगा और यहाँ f2a माइनस एक्स होगा। इस चीज़ को चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से a और ये यदि कॉमन ले लेंगे मतलब 0 to a, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखा जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस f2a माइनस एक्स। ये बात है। अब ये आया कहाँ से, मतलब कैसे आया, इसको ज़रा समझते हैं कैसे ये प्रूफ होगा। तो ये बहुत ही आसान है, ज़रा आप समझिए इसमें कॉन्सेप्ट लगा करके। जैसा कि हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, LHS हमारे पास क्या लिखा हुआ है, तो LHS है, LHS जो लिखा हुआ है 0 से 2a, समझिएगा 0 से 2a एफ एक्स एंड दिस इज डी एक्स। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे 0 से a से b जाना था, तो a और b के बीच में एक नंबर ऐसा है, मान लीजिए c, तो a से c और c से b, ठीक है, जहाँ पर वो नॉट डिफरेंशिएबल था। मान लीजिए यहाँ पर जैसे 0 से 2a जाना है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको 0 से a लिख रहे हैं एफ एक्स डी एक्स, और फिर हम इसको a से 2a लिखेंगे, a से 2a और यहाँ एफ एक्स डी एक्स। कौन सा प्रॉपर्टी लगाए, तो इससे पहले वाला जो प्रॉपर्टी था a से b, तो a से c और c से b, ठीक है ना। जैसे 0 से 3 जाना है तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, या 1 से 3 जाना है तो 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3। 0 से a गए, a से 2a गए, हो गया। ये हो गया I1, इसको मैंने इंटीग्रेशन 1 बोला और इसको इंटीग्रेशन 2 बोला। आप समझिएगा I2 क्या लिखा हुआ है, I2 को ज़रा समझिए। I2 जो लिखा हुआ है, I2 लिखा हुआ है a से 2a लिखा हुआ है एंड दिस इज एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, पुट। क्या सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो x के जगह 2a माइनस t ये पुट कर रहे हैं। दोनों तरफ आप डिफ्रेंशिएट करिए तो ये हो जाएगा माइनस डी टी, ठीक है। जैसे ही सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो लिमिट को भी चेंज कर देना रहता है, तो हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। देखिएगा x का वैल्यू जब a होगा तो t का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से t क्या होगा, तो t का वैल्यू हो जाएगा, इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो 2a माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा t का वैल्यू हो जाएगा आपको 2a माइनस a, जो कि a मिलेगा। और जब x का वैल्यू आप अपर लिमिट रखेंगे 2a, तो t का वैल्यू क्या होगा, तो 2a माइनस 2a जो कि 0 होगा। खैर जब ये t में गया तो लिमिट चेंज हो गया, क्या बन गया, a से 0, तो यहाँ जो लोअर लिमिट है ये a हो गया, अपर लिमिट 0 हो गया f, और x को हम लोगों ने क्या पुट किया था, 2a माइनस t पुट किया था, और dx का वैल्यू कितना मिला है, तो माइनस dt मिला है, ठीक है।
अब यहाँ से क्या करिए, इस माइनस को आप इधर कर लीजिए और यहाँ a से 0 लिखा हुआ है एंड दिस इज f, 2a माइनस t लिखा हुआ है एंड दिस इज dt। भाई साहब आपको मैंने बताया था चेंज ऑफ लिमिट में यदि आप लिमिट चेंज करते हैं a से b, तो आप b से a लिखना चाह रहे हैं तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, जैसे फिर से यहाँ माइनस लग जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 2a f 2a माइनस t हो गया। अब आप समझिए चेंज ऑफ वेरिएबल, मैंने क्या बोला, यदि एफ एक्स है, एक्स में है तो आप वाई में लिख सकते हैं, एफ वाई एफ जेड एफ टी कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये जैसे अभी टी में लिखा हुआ है, मेरा मर्जी, हम इसको चाहे तो हम इसको 0 से ए, लिमिट वही है लेकिन फंक्शन भी वही होना चाहिए। ये अभी टी में है, मान लीजिए टी के जगह हम वाई रख देंगे, हम जेड रख देंगे, हम यहाँ पर एक्स रख रहे हैं तो यहाँ पर हमको डी एक्स लिखना पड़ेगा। अब समझिएगा ये मेरा I2 हो गया, तो मेरे पास क्या बना, सो हमारे पास LHS में क्या आया, LHS ज़रा समझिए क्या, I1 प्लस I2, LHS हमारे पास I1 है प्लस I2 है। I1 क्या है भैया, I1 है 0 से A, 0 से A एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और I2 मेरे पास क्या आया, तो ये आया 0 से A एफ 2A माइनस एक्स एंड दिस इज डी एक्स। क्या यही चीज़ आया कि नहीं, ज़रा ध्यान से देखिए, क्या यही चीज़ प्रूव हुआ कि नहीं। जब भी क्वेश्चन आता है, इसीलिए बोला जाता है जब क्वेश्चन बनाया जाता है तो उस समय प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिए कि प्रॉपर्टी है क्या। बिना प्रॉपर्टी का आपसे क्वेश्चन हिलेगा तक नहीं, टच से मस नहीं होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है चीज़ों को समझिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। यदि आप चमकना चाहते हैं तो घिसना सीखिए, समझ, जितना आप घिसेंगे उतना ज़्यादा निखार आएगा। तो वही है मेहनत, हर चीज़ का हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सीड इन द लाइफ, देयर इज नो एनी शॉर्टकट। तो ये बातें हो गई। अब चाहे तो या तो ये याद रखिए, या नहीं तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 0 से ये जो चीज़ इसका लिमिट तो दोनों का सेम ही है, हम चाहे तो इसको एक साथ भी रख सकते हैं, एफ एक्स प्लस एफ 2a माइनस एक्स एंड दिस इज डी एक्स। बोलिए यस और नो। तो ये बातें हो गई, समझिएगा। ये जो चीज़ें लिखा हुआ था ये मैंने प्रूफ कर दिया, और बुक में देखिएगा तो इसी बात को ऐसे भी आप दूसरे बुक में ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो हम यही चीज़ समझा रहे हैं, या तो ऐसे याद रखें या नहीं तो ऐसे याद रखें। अब ज़रा समझिए, एक यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। क्या इंटरेस्टिंग बात है, अभी मैंने आपको क्या बताया, P5 ये जो प्रॉपर्टी है मैंने क्या बताया कि आप इसको लिख सकते हैं, क्या प्रॉपर्टी था, मतलब 0 से 2a था और ये एफ एक्स एंड दिस इज डी एक्स लिखा हुआ है, और जो हम लोगों ने इंटीग्रेट करके लाया तो वो कुछ ऐसा बन गया, 0 से a बना और ब्रैकेट के अंदर था एफ एक्स एंड दिस इज एफ 2a माइनस एक्स बना, 2a माइनस एक्स एंड दिस इज डी एक्स, ये बना। यहाँ तक हो गया। अब जरा समझिए, इसमें हम कुछ कंडीशन लगा रहे हैं। मान लीजिए हम आपको ये दे दें केस 1, हम आपको ये बोल दें कि भाई साहब एफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू जो है एफ एक्स के बराबर है। यदि इसके बराबर है, इफ यदि ये इसके बराबर है तो क्या हो जाएगा, ज़रा सोचिए। तो मेरा आई क्या बनने वाला है, ये जो 0 से 2a एंड दिस इज एफ एक्स डी एक्स है वो क्या बनने वाला है, ये ज़रा सोच करके देखिए और फिर हमको बताइए। ये होगा एफ एक्स और इसका वैल्यू क्या बोला, एफ एक्स के बराबर है तो एफ एक्स लिख दिया, और यहाँ पर डी एक्स, इसको ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम 0 to a एफ एक्स एंड दिस इज डी एक्स। बोलिए क्या यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं, ज़रा ध्यान से देखिए इस लाइन को, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 6 लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी नंबर 5 से ही ये पॉइंट आया है। इस पूरे मतलब 0 से 2a, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, 0 से 2a का इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। और ये कब होगा, तो जब ये बातें होंगी। मान लीजिए केस टू क्या बोल रहा है, इफ सपोज इट इज गिवन दैट इफ एफ 2a माइनस एक्स, यदि इसका वैल्यू माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर हो। भाई यहाँ माइनस रखेंगे तो क्या होने वाला है, ज़रा सोच करके देखिए। 0 से 2a, यहाँ पर है एफ एक्स और इसका वैल्यू बोल रहा है कि माइनस एफ एक्स। यदि ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, सब कट पिट करके आ जाएगा 0, मतलब 0 से 2a एंड दिस इज 0 एंड देन दिस इज डी एक्स, सो इट इज बिग 0, मतलब नल। तो कहने का मतलब ये वाला पॉइंट आ गया। तो ये भी देख लेना है कि यदि ये कंडीशन है तो डायरेक्ट ये लिख दीजिए, ये है तो ये लिख दीजिए, यदि कुछ नहीं है तो ये वाले फॉर्मूले करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। और इसका प्रूफ मैंने ऑलरेडी बता दिया।
चलिए हम लोग नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7। इस प्रॉपर्टी को जरा देखिए, ये भी बहुत काम का प्रॉपर्टी है और ये भी आपको बार बार आएगा, तो हम इसको देखते हैं। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 समझते हैं, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स एंड दिस इज, ये बोल रहा है कि इसका वैल्यू, इसका दो वैल्यू होगा। क्या होगा? या तो इसका वैल्यू ये होगा 2 टाइम 0 to a, 2 टाइम 0 to a एफ एक्स डी एक्स होगा, या तो ये होगा, या नहीं तो बोल रहा है 0 होगा। ये कब होगा? ये तब होगा जब एफ एक्स आपका इवन फंक्शन है, व्हेन एफ एक्स इज इवन फंक्शन। और ये कब होगा? जब एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन है। अब कुछ लोगों को यही नहीं पता होगा, पता तो होगा, भूल गए होंगे कि इवन कैसे निकाला जाता है या ऑड फंक्शन कैसे निकाला जाता है। तो आप समझिए, हम आपको बता रहे हैं, इवन फंक्शन का कंडीशन था एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। यदि ऐसा हो गया तो इवन हो गया, और ऑड फंक्शन का कंडीशन था एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये ऑड फंक्शन का कंडीशन है। अब ऐसा क्यों हुआ, जरा इसको हम लोग समझते हैं। तो आइए मतलब क्वेश्चन नंबर, मतलब सॉरी, प्रूफ नंबर 1, इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। आई इज इक्वल टू माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। समझिएगा, क्या हम इसको ऐसा लिख ले, माइनस ए से 0 एंड दिस इज एफ एक्स एंड देन दिस इज 0, माइनस ए से 0 और 0 से ए, तो 0 to a एंड दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज डी एक्स। इसको हम मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं I2। I1 पे हम लोग वर्कआउट करेंगे। I1 जो दिया हुआ है माइनस ए से 0 एंड दिस इज एफ एक्स एंड देन दिस इज डी एक्स। समझिएगा, ये जो माइनस ए से 0 दिया हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक काम कर रहे हैं, हम इसमें पुट कर रहे हैं। ये पुट क्या कर रहे हैं, तो x के जगह हम माइनस टी पुट कर रहे हैं। यदि हम x के जगह माइनस टी पुट करेंगे तो dx क्या होगा, तो माइनस dt होगा। अब जैसे ही सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट भी चेंज करेंगे। तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, तो माइनस ए, जब x का वैल्यू माइनस ए होगा तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, a होगा, ये लोअर लिमिट। और यदि x का वैल्यू हम 0 रखेंगे, x का वैल्यू 0, तो t का भी वैल्यू 0। तो देखिए मेरा क्या मतलब बन जाएगा, I1 बन जाएगा मेरा, I1 बनेगा, चूँकि अब t में आ गया, तो a से 0 f, और ये जो x आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ गया, माइनस टी, और dx का वैल्यू है माइनस dt, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं माइनस dt। समझिएगा, माइनस, इस माइनस को बाहर कर दिया, a से 0 f माइनस टी एंड दिस इज dt। भाई साहब, आपको चेंज ऑफ लिमिट में मैंने कई बार अभी डिस्कशन हो भी चुका है। ये a से 0 है, हम चाहते हैं लिमिट चेंज कर दें, मतलब a से 0 ना हो करके 0 से a हो जाए, जो अपर है वो लोअर बन जाए, जो लोअर है अपर बन जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये पहले से माइनस है, एक बार और माइनस लगेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम केवल 0 से a लिखेंगे, प्लस हो गया, और f माइनस टी एंड दिस इज dt। फिर से आपको चेंज ऑफ वेरिएबल, जो x में t में है तो आप x में लिख सकते हैं, y में लिख सकते हैं, z में लिख सकते हैं। अभी हम x में लिख रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसको 0 to a, और ये जो t लिखा हुआ है तो इसको हम f माइनस एक्स, और यहाँ पर dx लिख सकते हैं। तो सोचिए, ये जो मेरा i है वो क्या बन गया, i मतलब ये माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या बना, तो I1 प्लस I2। I1 क्या है भैया, I1 ये, दिस इज I1, क्या लिखा हुआ है, 0 to a f माइनस एक्स एंड दिस इज डी एक्स, प्लस I2 क्या लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, 0 to a एफ एक्स एंड दिस इज डी एक्स। क्या 0 to a मतलब दोनों में कॉमन है कि नहीं, बिल्कुल है, तो 0 to a कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा f माइनस एक्स प्लस एफ एक्स एंड देन दिस इज डी एक्स। अब जरा समझिए, मान लीजिए फॉर द इवन फंक्शन, फॉर इवन फंक्शन क्या होने वाला है, इवन फंक्शन क्या हम बोल सकते हैं, f माइनस एक्स का वैल्यू किसके बराबर होता है, एफ एक्स के बराबर। तो यदि f माइनस एक्स के जगह हम एफ एक्स रखेंगे तो एफ एक्स और एफ एक्स कितना बार हो गया, 2 बार। तो ये जो i लिखा हुआ है तो इसका क्या वैल्यू होने वाला है, मतलब माइनस ए से a एफ एक्स डी एक्स का क्या वैल्यू होने वाला है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। वहीं पर मान लीजिए ऑड फंक्शन रहा होगा, यदि ऑड फंक्शन रहा होगा तो क्या बन जाएगा, ऑड फंक्शन का हो जाएगा यहाँ पर f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। और यदि ऐसा हो गया f माइनस एक्स के जगह
माइनस एफ एक्स रखेंगे तो ये कट करके जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब माइनस ए से ए एफ एक्स का वैल्यू होने वाला है जीरो। सो दिस इज ऑल्सो मतलब दिस हैज़ बीन ऑल्सो प्रूव्ड। तो हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी देखा और ये मतलब कहानी ख़त्म। तो किस तरीके से अभी मैंने ये प्रूफ किया है आपके सामने, और उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए होंगे, यदि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए और ये मत सोचिए कि आपको लाइक या सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे, वो हम नहीं बोलते हैं। हम आपको ये बोल रहे हैं, यदि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा तो आप अभी कॉपी कलम लीजिए और उस पर जाकर के उस प्रॉपर्टी को खुद से प्रूफ करिए, खुद से प्रूफ करिए, और तब देखिए कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं, और फिर उस पे जो क्वेश्चन है वो बनाइए। हम इसके बेसिस पर जो क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में डिलीवर करेंगे। तो अभी तक के लिए मतलब यहाँ तक हम रोकते हैं, हम लोग नए लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।